हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कल से मैं आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है ये लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं दिन की आपको 2 वीडियो दूंगी, एक 10 से 11 के बीच में मिल जाएगी, एक 3-4 बजे के बीच में मिल जाएगी। तो आज हो सकता है आपको एक ही वीडियो मिले, क्योंकि ये कुछ मौसम ऐसा ही चल रहा है, इसमें पता नहीं लगता कब सर्दी जुकाम हो जाती है, तो थोड़ी सी बस तबीयत इशू है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो ये पिछली साल जो एचटेट 2022 हुआ था उसका प्रीवियस ईयर है, और पीजीटी लेवल का ये जो आपको मैं जो सीडीपी है वो सोल्व करवाने वाली हूँ। इसमें सिर्फ ना हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हुई चलूँगी, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैं अगर आपको कंटेंट वाइज क्लासेस मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग उनको देखते ही नहीं हो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद हम उसका क्या करेंगे, उस पूरे टॉपिक को ही निपटा लेंगे। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दी हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है। आप लोग भी कोशिश कीजिए इनका आंसर देने की, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही कर पाए थे। ज़रूरी ही नहीं है फ्रेंड्स कि अभी आप 30 में से 20 ला पा रहे हो। आप कभी सोचो भाई 20 भी ना आए, कोई नहीं, आप 10, 12, 15 जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात और क्लियर कर देती हूँ, ये जो क्लास है ये ना सिर्फ एचटेट आपका जो रीट एग्ज़ाम होता है उसके लिए, बाकी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है, वो कौन सा बुद्धि परीक्षण होता है? किसकी बात की गई है फ्रेंड्स? बुद्धि की। तो बुद्धि वाला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, हम उसको पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुअली इंक्रीज। धीरे धीरे क्या होता है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता है, और जो टाइम फैक्टर है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जो टाइम फैक्टर है वो प्राइमरी ना होकर के क्या रहेगा, सेकेंडरी रहेगा। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्बल टेस्ट, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसके अंडर हमारा जो टाइम होता है वो क्या हो, सेकेंडरी फैक्टर हो, और जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे क्या होता रहे, बढ़ता रहे, तो वो हमारा कौन सा टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है। शक्ति परीक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए शाब्दिक परीक्षण क्या होता है, गति परीक्षण क्या होता है, निष्पादन परीक्षण क्या होता है, या और भी जितने भी बुद्धि परीक्षण होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ये जो टॉपिक है जो बुद्धि परीक्षण वाला, मैं आपको यहीं पे ऐड कर रही हूँ और यहीं पे आपको समझा दे रही हूँ बुद्धि परीक्षण वाला टॉपिक। इसी जो ये मैंने आप लोगों के लिए जो PDF बनाई है, इसी में मैंने बुद्धि परीक्षण वाले टॉपिक को इसके अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, रिसोर्सेज कम है, लेकिन आप लोगों को जो भी नॉलेज दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक, और मतलब बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि अपना दी बेस्ट दे पाऊँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बुद्धि जो होती है, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण हम देखते हैं। जो बुद्धि के जो परीक्षण होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, इनको किन किन आधार पर डिवाइड किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से टेस्ट का क्या नाम है, किसने दिया था, ये सभी मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगी। ओके, तो देखिए जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण हो सकता है, सामूहिक परीक्षण हो सकता है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसके अंदर कौन सी बताई गई हैं, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल यानी किसी एक एक का लिया जाता है। इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो एक एक करके किया जाता है, तो उसको व्यक्तिगत परीक्षण बोलेंगे। सामूहिक परीक्षण के अंदर क्या होगा कि पूरा ग्रुप होगा, पूरा समूह होगा, और उसके पूरे ग्रुप का एक साथ इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सामूहिक परीक्षण बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से जो व्यक्तिगत परीक्षण में के अंदर आते हैं, कौन से सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिनसे आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो
पावर टेस्ट बोलते हैं, स्पीड टेस्ट बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। तो हम देखेंगे पावर टेस्ट किसको बोलते हैं, स्पीड टेस्ट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो आ जाता है हमारा शाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मिल सकता है शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। ओके, निष्पादन परीक्षण को परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए इनको एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत परीक्षण बुद्धि की मापनियाँ हैं जो एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा लेती है। मैंने आपको क्या बताया कि एक समय में एक ही छात्र की जब परीक्षा ली जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो इंटेलिजेंट टेस्ट जहाँ पर एक व्यक्ति की एक समय में परीक्षा ली जा रही है उसके इंटेलिजेंस लेवल की, तो वो कौन सा परीक्षण होगा, व्यक्तिगत परीक्षण होगा। ओके, बिने का परीक्षण तथा उसके समझ संशोधन बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण है। जो बिने हुए थे, अगर आप लोगों ने बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको अल्फ्रेड बिने के बारे में पता होगा। तो जो बिने हुए थे उनके जो परीक्षण है वो सभी कैसे हैं, व्यक्तिगत हैं। इसी प्रकार सभी निष्पादन परीक्षाएं व्यक्तिगत परीक्षण होती हैं। जो निष्पादन परीक्षाएं हैं वो भी कैसी होती हैं, व्यक्तिगत परीक्षण होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण भी व्यक्तिगत है। जो वेस्लर वैल्यू परीक्षण है वो भी कैसा है, व्यक्तिगत है। इस प्रकार के परीक्षणों में एक एक को बुला करके उसकी परीक्षा ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्तिगत परीक्षण है उसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं उनके बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है तो आपको छांटना आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एस्टेट के एग्ज़ाम में बने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण है। जो बिने का जो स्टैनफोर्ड परीक्षण है वो कैसा परीक्षण है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, यानी एक एक को बुला करके एक समय पे एक ही छात्र का इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। वेस्लर वैल्यू टेस्ट, ये भी एक व्यक्तिगत परीक्षण है। बटे के तर्क शक्ति परीक्षण, ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत परीक्षण है। मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, ये भी कैसा है, व्यक्तिगत परीक्षण है। मैरिल पामर मानसिक परीक्षण, ये भी कैसा है, व्यक्तिगत है। जैसिल विकास सूची, ये कैसा है, व्यक्तिगत है। कोच ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये भी कैसा है, व्यक्तिगत परीक्षण है। तो आपको ये जो भी नाम दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इनका आपको याद रखना है। बिने स्टैनफोर्ड, वेस्लर, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में जो लास्ट में आया था ना, कोच ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण के। देखना तो सभी को ही है, याद सबको ही रखना है। बिने, वेस्लर, बटे के तर्क शक्ति, मिनेसोटा, मैरिल पामर, जैसिल विकास सूची, कोच ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एक एक को बुला करके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, एक समय पे एक ही छात्र का किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सामूहिक परीक्षण। तो देखिए सामूहिक परीक्षण क्या होता है। सामूहिक परीक्षण में यानी एक ही समय पर क्या किया जाता है, पूरे ग्रुप का क्या कर लिया जाता है, परीक्षण कर लिया जाता है। ओके, देखिए डेफिनेशन, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जो एक ही समय में पूरे समय पर प्रशासित कर लिए जाते हैं, जहां एक साथ कम समय में बहुत सारे छात्रों की परीक्षा ली जानी होती है। वहाँ ये परीक्षण बड़े उपयोगी हैं। सेना, अनुसंधान, विद्यालय तथा उद्योगों में सामूहिक परीक्षा लेने के ये बड़े उपयोगी होते हैं। ये परीक्षण मुख्य रूप से शाब्दिक होते हैं, अतः इनका उत्तर देने के लिए भाषा ज्ञान होना आवश्यक है। सामूहिक परीक्षण समझ में आया कि भाई पूरे ग्रुप का एक साथ होता है, ठीक है। ये भी इनको याद रखेंगे आप लोग, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। तो ये सभी क्या होते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने दो चीज़ें क्लियर करवाई हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक व्यक्तिगत परीक्षण और एक सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण मैंने आपको बताया है क्या होता है, सामूहिक परीक्षण मैंने आपको बताया है क्या होता है, और किस तरह से इसमें कौन कौन से इसके जो परीक्षण होते हैं बुद्धि के, वो कौन कौन से व्यक्तिगत हैं और कौन कौन से सामूहिक हैं। ओके, इनके सभी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल, टर्मन, जलोटा और प्रयाग मेहता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण क्या होते हैं, शक्ति परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार के परीक्षणों में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका कठिनाई स्तर, देखिए उनका जो कठिनाई स्तर है, जो ये प्रश्न होते हैं उनका जो कठिनाई स्तर है वो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता है। और
इस प्रकार प्रथम प्रश्न सर्वाधिक सरल और अंतिम प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, सर्वाधिक कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहला प्रश्न क्या रहेगा, इजी रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर थोड़ा सा हार्ड होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट, सबसे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो कठिनाई लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। और जो टाइम फैक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, टाइम एक सेकेंडरी फैक्टर होता है। तो इस तरह के जो परीक्षण होते हैं उनको पावर टेस्ट बोलते हैं, शक्ति परीक्षण उनको बोला जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड, गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट देखिए क्या होते हैं, क्योंकि इस प्रकार अब के बार के एग्जाम में शक्ति परीक्षण वाला क्वेश्चन आया था, हो सकता है जो अब नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें गति परीक्षण आ जाए। तो इस प्रकार के परीक्षणों में कठिनाई स्तर एक जैसा होता है, जो प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो क्या होगा, एक जैसा होगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। कठिनाई स्तर की दृष्टि से सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं, किंतु इसमें समय तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब भाई इसके अंदर जो प्राइमरी फैक्टर है गति परीक्षण के अंदर, वो कौन है, टाइम है। क्योंकि जो हमारा पावर वाला जो हमारा परीक्षण था उसके अंतर्गत क्या होता था, समय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। जो प्रश्नों का जो कठिनाई लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। निश्चित समय में वह जितने प्रश्नों का उत्तर दे पाता है उन्हीं के द्वारा उसकी बुद्धि का मापन होता है। इस प्रकार ये परीक्षण मानसिक गति का मापन करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो पावर टेस्ट होते हैं और जो स्पीड टेस्ट होते हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, पावर टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस जो होते हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि स्पीड टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम रहता है, वो ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। पावर टेस्ट के अंदर जो टाइम है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, आप जी कितने भी टाइम में उसको सोल्व कर पा रहे हो। जबकि जो स्पीड टेस्ट है उसमें टाइम का देखा जाता है भाई कितनी तेज़ी से हम उसको सोल्व कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, स्पीड टेस्ट होता है। आई थिंक आप लोगों को व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण ये वे परीक्षण होते हैं जिनको हल करने के लिए नाम से ही क्लियर है किसका उपयोग किया जाएगा, भाषा का प्रयोग किया जाएगा, शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ शाब्दिक या भाषा ज्ञान से हमारा तात्पर्य केवल अक्षरों व शब्दों के ज्ञान से नहीं वरन संख्या ज्ञान भी, सिर्फ अक्षरों का ज्ञान ही नहीं संख्या ज्ञान भी होना आवश्यक है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं या समूह में भी लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार शाब्दिक परीक्षण शक्ति परीक्षण भी हो सकते हैं और गति परीक्षण भी हो सकते हैं, ये सभी टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ प्रमुख शाब्दिक परीक्षण। अब देखिए कुछ प्रमुख जो शाब्दिक परीक्षण हैं, आर्मी अल्फा, आर्मी बेटा, डॉक्टर जलोटा, सोहनलाल और प्रयाग मेहता, ये सभी क्या है, शाब्दिक परीक्षण है। साथ में ये क्या थे, सामूहिक परीक्षण भी थे। अब नेक्स्ट आ जाता है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। निष्पादन परीक्षण में परीक्षार्थी को कुछ कार्य करके समस्या का समाधान करना पड़ता है। एक कार्य दिया जाता है, एक समस्या दी जाती है और उसको करके उसका समाधान करता है कोई परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है। जैसे चित्रों को क्रम में सजाना, चित्रों की पूर्ति करना, इस तरह से हाफ कोई क्वेश्चन दे दिया गया, भाई इस तरह से आकृति बन रही है, आगे ये किस तरह से बनेगी। ठीक है, कोई वर्ग निर्माण करना या दिए गए टुकड़ों से कोई आकृति बनाना। नीचे पोर्टियस मेज परीक्षण का ये तो वैसे ही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। जो निष्पादन परीक्षण है उसके अंदर क्या दिया जाता है, यानी जो शाब्दिक परीक्षण था उसके अंदर तो बोल करके उसका जो सॉल्यूशन था वो देना पड़ रहा था, टेस्ट देना पड़ रहा था। निष्पादन परीक्षण में कोई मतलब कार्य दे दिया जाता है और उसको करवा करके मतलब बगैर बोले ही उसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट उसको बोला जाता है। अब भारत में जो बुद्धि परीक्षण है वो कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये मैंने सिर्फ आपको परीक्षण के बारे में बताया है कि भाई परीक्षण कौन कौन से होते हैं। अब 10-12 मिनट तो इसी में लग गए। अगर मैं आप लोगों को जो बुद्धि का पूरा टॉपिक पढ़वाऊंगी तो पूरा वो 1 घंटे का टॉपिक कम से कम होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बुद्धि वाला टॉपिक आप लोगों को कब करवाया जाए। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कंप्लीट आपको बुद्धि वाला टॉपिक करवा दूंगी मैं। अब भारत में जो बुद्धि परीक्षण है, भारत में जो शाब्दिक परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण के निर्माण का इतिहास सन 1922 से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है, 1922 से, जब FG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CH राइस, ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर CH राइस ने सर्वप्रथम बिने टेस्ट के आधार पर हिंदुस्तानी बिने टेस्ट बनाया था।
जो FG कॉलेज का नाम चाहे याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन आपको क्या याद रखना है, डॉक्टर CH राइस। ओके, क्या याद रखोगे, डॉक्टर CH राइस। तब उन्होंने क्या किया था, 1922 में जो बिने परीक्षण था उसके आधार पर हिंदुस्तानी बिने टेस्ट बनाया था। ओके, यह प्रयास पर्याप्त सराहनीय था, परंतु इस परीक्षण में क्या थे, कुछ दोष थे। तो इसको वो जो कुछ दोष रह गए थे उनको 1935 में, 1922 में तो राइस ने किया था, लेकिन 1935 में बम्बई के श्री VV कामत ने दूर करने के प्रयास किए थे। फ्रेंड्स, ये जहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एस्टेट में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और तभी जो एस्टेट का जो पास परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो किसने किया था, 1935 में जो इसके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास श्री VV कामत ने किया था। ओके सॉरी, श्री कामत ने मराठी व कन्नड़ भाषा में बम्बई कर्नाटक रिवीजन ऑफ बिने टेस्ट बनाया। इसी समय सन 1932 में पंडित लज्जा शंकर झा ने सिंपल मेंटल टेस्ट का परमापीकरण किया। तो ये याद रखेंगे, सिंपल मेंटल टेस्ट का जो परमापीकरण है वो किसने किया, लज्जा शंकर झा ने किया। ये आपके लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि 1936 में एक फ्रेंड्स जो मैं आपको की पॉइंट बताते हुए चलती हूँ ना, तो उनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 1936 में डॉक्टर S जलोटा, क्या याद रखेंगे, 1936 के अंदर जो डॉक्टर S जलोटा थे, S जलोटा ने बर्ट हटरमन के परीक्षण के आधार पर अंग्रेजी भाषा में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण निर्मित किया था, डॉक्टर S जलोटा ने। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आगे आ जाता है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण निर्माण की दशा में सर्वप्रथम अहमदाबाद के प्रोफेसर पटेल ने गुड NF ड्रॉ ए मैन टेस्ट का गुजराती भाषा में अनुकूलन किया। ये भी आपको याद रखना है कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो इंडिया के अंदर जो अहमदाबाद में जो प्रोफेसर पटेल ने गुड NF ड्रॉ ए मैन टेस्ट का गुजराती भाषा में अनुकूलन किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ड्रॉ ए मैन टेस्ट है वो किसने दिया था, गुड NF ने दिया था, ठीक है। जो हमारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसके अंदर जो गुड NF थे उन्होंने ड्रॉ ए मैन टेस्ट दिया था, ठीक है। तो उसका जो गुजराती में भाषा में अनुकूलन है वो किसने किया था, प्रोफेसर पटेल ने किया था, अहमदाबाद के थे। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार बड़ोदरा की परमिल पाठल ने ड्रॉ ए मैन टेस्ट का भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन किया। दिल्ली की CIE ने जेनेकिसिक के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण किया। इसी प्रकार मनोविज्ञान इलाहाबाद के रेविन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स तथा पिजन के अशाब्दिक, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है निष्पादन परीक्षण। भारत में निम्नांकित निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का भारतीयकरण तथा परमापीकरण हो चुका है। ये आपको जो दे रखे हैं, गोडार्ड फॉर्म बोर्ड, ड्राइंग ए मैन टेस्ट, कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये तीनों क्या है, इनका भारतीयकरण हो चुका है। जो गोडार्ड फॉर्म बोर्ड है वो पटेल व पानवाला ने गुजराती में किया। ड्राइंग ए मैन टेस्ट का उदयपुर के डॉक्टर श्रीमाली ने किया। निष्पादन परीक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेंगे उस पर जाने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ मैं आपको। ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आ गया है। इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, क्या होते हैं, विद्यार्थियों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। जब विद्यार्थी क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना करके स्टडी करते हैं आपस में इकट्ठे होकर के, तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपस में कोऑपरेट करते हुए स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है भाई। जो बहुसंवेदी है ये वाला मल्टी सेंसरी और प्रोग्राम, इनका तो कुछ सेंस निकल ही नहीं रहा, तो इसका जो सही सेंस वो क्या निकल रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। साथ में जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है वो मैं आपको करवाऊंगी, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, पर्सनालिटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। एस्टेट के एग्जाम के लिए जो बुद्धि वाला टॉपिक है हमारा, पर्सनालिटी वाला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और विद्यार्थियों को थोड़े से हार्ड भी लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनको सरल भाषा में आपको करवा पाऊँ। ओके, तो फ्रेंड्स किसकी बात की गई है,
स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन की बात की गई है, तो स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन है वो किस तरह की अप्रोच रखता है? टाइप अप्रोच। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, टाइप अप्रोच। साथ ही जो बचे हुए हैं लाइक हमारा ट्रेट अप्रोच, इंस्टिक्ट अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये जो हैं ये किसने दिए हैं ये भी आप लोग याद रख लीजिए। जो ट्रेट अप्रोच है, जो सीलगुण उपागम है, उसमें आपको नाम याद रखना है आल्पोर्ट एंड कैटल। जो सीलगुण उपागम है, जब आप लोग ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आल्पोर्ट एंड कैटल जो सीलगुण उपागम है, जो ट्रेट अप्रोच है वो किसने दी है? आल्पोर्ट एंड कैटल ने, नाम याद रखेंगे। उसके बाद हमारी आ जाती है मूल प्रवृत्ति उपागम। जो मूल प्रवृत्ति है उनकी बात कौन करते हैं? विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति की बात कौन करते हैं? विलियम मैकडूगल। मनोविश्लेषण उपागम, मनोविश्लेषण की बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्रायड। तो साइको एनालिटिक अप्रोच सिगमंड फ्रायड, इंस्टिक्ट अप्रोच विलियम मैकडूगल, टाइप अप्रोच स्प्रेंगर, ट्रेट अप्रोच आल्पोर्ट एंड कैटल। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। क्या पता अब की बार एग्जाम में आपसे इंस्टिक्ट अप्रोच पूछ ले या साइको एनालिटिक अप्रोच पूछ ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों के अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं हैं? ये जो 4 ऑप्शन हैं और साथ में इस वर्ड को भी देखना है आपको, क्या पूछा है? नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि विद्यार्थियों के अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है पढ़ लेते हैं, फिर वो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं काल्पनिक दुनिया में रहना और वहीं पे वो खो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, जो नोट होता है उसको अच्छे से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? तो ऑप्शन देखिए, काल्पनिक दुनिया में रहना, जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं में सीमाओं का ज्ञान, अवांछित चिंताओं से मुक्त। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? भाई मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं पूछा है तो काल्पनिक दुनिया में रहना, तो क्या करेगा? इसको छोड़ो, पहले सेकंड ऑप्शन देखो, जीवन में संतुलन, ये तो होना चाहिए ना। और अपनी क्षमताओं का, अपनी सीमाओं का ज्ञान होना, ये भी होना चाहिए। अवांछित चिंताएं, जो हमारे काम की चिंताएं ही नहीं है उनके बारे में चिंता करना, चिंता तो चिता होती है। तो ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे लक्षण हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? लक्षण नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है काल्पनिक दुनिया में रहना, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है, कि अपनी ही दुनिया में, अपनी कल्पनाओं में ही खोए रहना, सिर्फ हवाई के लिए बनाना, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सिर्फ हवाई के लिए नहीं बनाना, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस पता होगा तो भी आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट करता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? क्या पूछा गया है? समायोजन से रिलेटेड है। अगर आपने समायोजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आराम से इसका आंसर दे पाओगे। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। क्या कह रहा है भाई, जब एक किशोर क्या करता है, माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ। अब किसी को क्रोध आ रहा है, कोई किशोर है, ठीक है, एडोलेसेंस में है, वो अपनी किशोर अवस्था में है, यानी वो कितनी साल का है भाई? वो 15, 16, 17, 18 के आसपास का है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि भाई इसको गुस्सा आ रहा है तो माता पिता के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं दिखा पाता उस गुस्से को, बल्कि अपने छोटे भाई पर उसको प्रकट करता है। तो उसने क्या किया, अपना जो गुस्सा उसके मम्मी पापा के ऊपर था वो किसके ऊपर उतार दिया? छोटे भाई के ऊपर उतार दिया। तो उसने किस रक्षात्मक युक्ति का उपयोग किया है? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4, विस्थापन। उसने क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया। भाई जो माता पिता के ऊपर जो गुस्सा था उसका विस्थापन कहाँ पे कर दिया? छोटे भाई पर। यहाँ से यहाँ पर उसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया उस गुस्से को, उस गुस्से की मतलब जगह चेंज कर दी उसने, उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी कौन सी युक्ति का प्रयोग किया उसने? विस्थापन युक्ति का प्रयोग किया। अब दमन क्या होता है, प्रक्षेपण क्या होता है, प्रतिगमन क्या होता है, इन सभी युक्तियों के बारे में, जो भी रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, देखिए जो रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, फ्रेंड्स आपसे मैं फिर बोल रही हूँ, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आपको जो भी नॉलेज दी जाएगी बिल्कुल मैं अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे फटाफट से आप लोगों की हेल्प करने के लिए मोटिवेट करता है, रेनफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, देखिए ये आ गई हमारी समायोजन की पद्धतियाँ, समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ। ठीक है, देखिए
समायोजन करने पर आने वाली समस्याओं, असफलताओं, कमजोरियों से जो चिंता या निराशा उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समायोजन की पद्धतियाँ कहा जाता है। ओके, 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे जाएंगी, अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ऐसे उपाय जिन्हें व्यक्ति अचेतन मन से अपनाता है अप्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं, और जिनको चेतन मन से अपनाता है वो प्रत्यक्ष उपाय कहलाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनको ध्यान से देखिएगा, अगर इनको समझ में आ गया ना तो आप लोग आराम से समायोजन, ये रक्षात्मक युक्तियों से क्वेश्चन आता ही रहता है, आप इसको आराम से सोल्व कर जाओगे। ओके, देखिए, आत्मीकरण या तदात्मीकरण क्या है? आत्मीकरण या तदात्मीकरण, जो एक रक्षात्मक युक्ति है जिसका नाम आत्मीकरण या तदात्मीकरण है, वो क्या होती है? इस युक्ति में व्यक्ति किन्हीं महापुरुषों के आचरणों का अनुगमन करने लगता है। इस युक्ति का प्रयोग किशोरावस्था के बालक सर्वाधिक करते हैं। आत्मीकरण या तदात्मीकरण जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार क्या होता है कि जो किशोरावस्था आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो किशोर क्या करते हैं भाई, किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, किसी को अपना मॉडल मान लेते हैं, और उसके पीछे पीछे उसका क्या करने लगते हैं? अनुगमन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो वो क्या होती है? आत्मीकरण की युक्ति होती है। ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी किशोर है, कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी महापुरुष को अपना आइडियल मान लेगा और उसके आचरणों पर चलने लगेगा, तो वो क्या, कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? आत्मीकरण का, उसने उसको अपना लिया है। नेक्स्ट जो युक्ति है वो है पलायन। पलायन क्या होती है? इस विधि में प्राणी तनाव या असमायोजन की स्थिति में स्वयं को अलग रखने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके अंदर क्या आ गया है? तनाव आ गया है, किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेस है कोई प्राणी, कोई मनुष्य किसी बात को लेकर के क्या है? डिप्रेस्ड है। तो वो क्या करेगा भाई? उससे अपने आप को अलग कर देगा, तो वो क्या हो गया? पलायन हो गया। मान लो कि हम एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, क्लियर तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले दे चुके हैं और हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई? उस स्थिति से क्या हो जाएंगे? अलग, कि भाई मैंने कभी फॉर्म भरा था या मैं आगे भरूंगा, इस चीज़ से ही बिल्कुल अपने आप को क्या कर लेते हैं? अलग। मतलब इस चीज़ का हमसे कोई लेना देना ही नहीं होता कि भाई मैंने एचटेट का एग्ज़ाम कभी दिया था या मैं आगे दूंगी, उससे क्या कर लिया? अपने आप को अलग कर लिया। तो वो क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। ठीक है, पलायन युक्ति होती है वो। कल्पना परवाह या दिवास्वप्न। कल्पना परवाह नाम से ही क्लियर है, दिवास्वप्न, ठीक है, यानी कल्पनाओं की दुनिया में रहना। इस विधि में प्राणी कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। व्यक्ति की हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, वह उनकी प्राप्ति की कल्पना करके क्षणिक सुख प्राप्त करता है। यह स्थिति दिवास्वप्न कहलाती है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। आप सभी चाहते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, लेकिन आप लोग अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, तो हम क्या करते हैं? अपने ही दिमाग में सपन लेने लगते हैं कि हाँ भाई, मैं तब मेरी जॉब लग जाएगी एक दिन, फिर मैं क्या करूँगा? इस तरह से मैं स्कूल जाऊँगा, ऑफिस जाऊँगा, मेरे पास ये होगा वो होगा। तो उनसे ही क्या करते हैं? उनसे जो सुख प्राप्त होता है वो सिर्फ कल्पनाओं में होता है, और वो कैसा होता है? क्षणिक होता है, कुछ क्षण के लिए आता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कल्पना परवाह या दिवास्वप्न। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि भाई जो इसकी इच्छाएं हैं, अब मैं चाहती तो हूँ मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ? सिर्फ उसके सौपन लेकर के, भाई हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रही हूँ। तो इस तरह से सिर्फ कल्पनाओं में क्षणिक सुख की प्राप्ति करते हैं, वो क्या होता है? दिवास्वप्न, कल्पना परवाह। नेक्स्ट जो रक्षात्मक युक्ति है वो आ जाती है शोधन, उदात्तीकरण या मार्गंतीकरण। एक ही बात है, शोधन, उदात्तीकरण, मार्गंतीकरण। अमान्य प्रवृत्तियों को माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करना, अर्थात किसी घटना विशेष से व्यक्ति का असामाजिक कार्य सामाजिक बन जाए, शोधन कहलाता है। देखिए, ये किस तरह से, मान लो कि जैसे कि कोई कैदी होता है, ठीक, तो उसको फिर मतलब कैद में जब डाल दिया जाता है, तो पहले उसने क्या कर्म किए थे? बुरे कर्म किए थे ना, बुरे काम किए थे, इसीलिए उसको कैद में डाला गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? चेंजमेंट कर लेता है, उसको अच्छा बुरा समझ में आने लगता है। वहाँ पर फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो जेल के अंदर काम कर रहा है, एक अच्छा आदमी बन गया है, तो वो क्या होता है? शोधन होता है। अपने जो उसका मार्ग है वो उसने अपना मार्ग चेंज कर लिया है। जो उसकी अमान्य जो प्रवृत्तियाँ थी, जो उनको किस में कन्वर्ट कर लिया है? उसने माननीय प्रवृत्तियों में कन्वर्ट कर लिया है। जो अपनी ताकत वो गलत कामों में लगा रहा था, उसको उसने किस में लगा लिया? अच्छे कामों में लगा लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। नेक्स्ट आती है प्रतिस्थापन या विस्थापन। ठीक है,
अभी जो मैंने आपको बताई थी, जब व्यक्ति किसी उचित स्थान पर भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करते हुए समायोजन स्थापित कर लेता है। अर्थात जब व्यक्ति अपने क्रोध को उस व्यक्ति पर प्रकट नहीं कर पाता जिसके प्रति वह उत्पन्न हुआ है, तो वह अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्रोध करके समायोजन कर लेता है। लाइक मैंने आपको क्या बताया भाई, एक कोई बच्चा है, क्वेश्चन में आया था ना, वो अपने माता पिता से नाराज है, माता पिता पर गुस्सा नहीं झाड़ पाता है वो अपना, तो क्या करता है, अपने छोटे भाई पर कर देता है। ऐसा आप भी लोग करते होंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस होते हैं और जो हमारा खुद का गुस्सा है वो किस पे उतर जाता है, हमारे खुद के बच्चे पर उतर जाता है, जो मोस्टली हाउस वाइफ हैं। लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ भी होता है, मेरे साथ होता है कभी कभी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो जाता है और मैं सॉरी भी बोल देती हूँ। तो वो जो गुस्सा है वो किस पे उतर जाता है, बच्चे पे उतर जाता है, यानी अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर उतर जाता है। और वो था किसका, किसी अन्य व्यक्ति का। तो उसको क्या बोलते हैं, उस विधि को प्रतिस्थापन या विस्थापन बोलते हैं, उस रक्षात्मक युक्ति को। नेक्स्ट आता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ अपनी कमियों व दोषों को दूसरों पर डालना। जैसे अगर सर ने अच्छा पढ़ाया होता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। प्रक्षेपण का अर्थ क्या है, भाई जो अपनी जो कमियां हैं, प्रक्षेपण युक्ति कब लगेगी, जब अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, फिर नाचना तो आता नहीं था लेकिन टेढ़ा क्या बता दिया, आंगन बता दिया। तो इसी तरह से मैं आपको क्या करवा रही हूँ, मैं भी आपको एक छोटी सी हेल्प कर रही हूँ आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमने तो उस मैम से गाइडेंस ले ली थी और वो तो हमारी बेकार गाइडेंस थी। अब आप लोग ये नहीं सोचोगे कि भाई हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया, ठीक है। तो अपने दोस्त को क्या करोगे, दूसरों के ऊपर पे मंड दोगे, तो वो कौन सी युक्ति हो जाएगी, प्रक्षेपण युक्ति। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। दमन देखिए, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती और वह बलपूर्वक इस इच्छा को भुला देता है तो दमन कहलाता है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, मुझे ना सारे कमेंट्स क्या आते हैं, मतलब 99.9% कमेंट मुझे क्या आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मतलब मैं आपको बता रही हूँ 99.99% मुझे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। लेकिन एक कमेंट क्या आया था एक दिन मुझे, कि आपने पिछले साल जो टॉपिक बताए थे ना, उनमें से तो CDP में, मतलब मैंने बोला था कि भाई यहाँ से आप लोग कर लो, आपके 20-22 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से CDP में मुश्किल से 15 क्वेश्चन आए। तो वो आपकी कमी है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक बताए थे ना आपको, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं किया, क्योंकि अब जो मैं आपको खुद मैंने देखा है, ये जो 2022 का मैंने PGT लेवल का उठा रखा है, और ये तो जब मैं इसके अंदर क्वेश्चन देख रही हूँ तो सारे टॉपिक है जो मैंने बताए हुए हैं, सारे वहीं से क्वेश्चन हैं, बाहर से कोई, मतलब जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक अगर आप करते तो मतलब 27-28 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप, इस जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रही हूँ, इसको आप करते जाओ और फिर वो वीडियो जा करके देख लेना जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ 26-27 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत मतलब तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे जानते भी नहीं हैं और फिर भी मुझे मतलब इतना सपोर्ट करते हैं और इतना फेद करते हैं मेरी चीज़ों पे। देखिए दमन देखिए, अब दमन क्या रक्षात्मक युक्ति होती है। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वह बलपूर्वक इस इच्छा को भुला देता है, वो क्या कहलाता है, दमन। सॉरी फ्रेंड्स, कि कोई इच्छा है वो क्या नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं, बलपूर्वक उस इच्छा को भुला देंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग बोलोगे कि सारे हाउसवाइफ के ही एग्जाम्पल ले लिए, तो अब जो दिमाग में चलता है उसी के तो एग्जाम्पल लूँगी। भाई कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ होना मतलब आप ये मत समझो कमज़ोर चीज़ है, बहुत बड़ी बात होती है हाउसवाइफ होना। तो वो क्या करती है, भाई नौकरी लगना चाहती है, लेकिन धीरे काफ़ी बार आपने काफ़ी मतलब अपने आसपास ऐसे देखा होगा लेडीज़ लोगों को कि भाई कभी फैमिली की उलझन में, कभी बच्चों की उलझन में, तो बस इस तरह से उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती जाती है कि वो जो उनकी इच्छा थी उसको क्या कर देती हैं, बलपूर्वक उसको मार देती है। भाई जॉब लगने की या कोई मतलब कोई भी बिजनेस करने की, कुछ भी उनकी इच्छा थी उसको क्या कर देती है, ज़बरदस्ती उसको मार देती है, उस इच्छा को भुला देती है, इतनी जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। तो वो क्या कहलाता है, दमन कहलाता है, ओके। अब देखिए समन, उसमें क्या था फ्रेंड, दमन के अंदर बलपूर्वक मतलब ज़बरदस्ती की गई है खुद अपने मन के ऊपर। समन के अंदर क्या है, किसी घटना को दिमाग से निकाल देना कि जो होना था सो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है, किसी इच्छा का शांतिपूर्ण दमन समन कहलाता है। अब इससे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप लोगों को मतलब मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊँ, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में।
अभी क्या था कि मैंने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी का, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, मार्क्स भी अच्छे थे, इंटरव्यू भी बेस्ट हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लास्ट में उसके अंदर सब कुछ होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन उसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर काफ़ी टाइम तक तो मतलब होता है थोड़ा दुख तो फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हुआ था। लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग से कैसे निकाला है, जून में ये बात हुई थी तो जून में पूरे टाइम मुझे ऐसा ही मतलब मैं डिप्रेस रही थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या कर लिया, अब बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा हुआ भी था। तो मैंने अपने दिमाग को क्या समझा दिया, भाई जो होना था सो हो गया, अब उसके ऊपर विचार करना व्यर्थ है। उस इच्छा को मैंने अपनी क्या कर दिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उसका दमन किया है, तो वो क्या कहलाएगा, समन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, औचित्य स्थापन। जब व्यक्ति अपनी असफलता को छुपाने के लिए उसी वस्तु में दोष लगाने का प्रयास करता है। औचित्य स्थापन में क्या है, भाई जब व्यक्ति अपनी असफलता को छुपाने के लिए उसी वस्तु में, भाई जो एक पहले आया था ना उसके अंदर, तो मैंने आपको जहाँ पे एग्जांपल दिया था तो उसे व्यक्ति के अंदर था। जब व्यक्ति अपनी असफलता है उसको छुपा, उसके अंदर तो मतलब वो काम हो नहीं रहा था, सॉरी वो तो अलग चीज़ थी। देखिए औचित्य स्थापन, देखिए भाई असफलता को छुपाना है तो उसी वस्तु में दोष। अब मैं टीजीटी एग्ज़ाम में क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या कहूँ कि भाई जो सिस्टम है वो क्या है, बेकार था। जो एनवीएस का जो सिस्टम था वो क्या था, बेकार था। मैंने तो अपना दी बेस्ट दिया था, तो वो क्या हो गया, औचित्य स्थापन। मैं अपनी असफलता को छुपा रही हूँ, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर रही हूँ और दूसरे के ऊपर क्या लगा रही हूँ, वस्तु के ऊपर दोष लगा रही हूँ। नेक्स्ट, एंड और भी है अभी से, नेक्स्ट युक्ति आ जाती है प्रतिगमन। जब व्यक्ति को वर्तमान स्थिति में तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए वह अपनी पूर्व की स्थिति में लौट आता है। प्रतिगमन कहलाता है जैसे कोई घटना होने पर वयस्क का बच्चों की तरह रोना। भाई जब क्या होता है, जो आज की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके अंदर क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पूर्व की स्थिति में लौट आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिगमन। जैसे कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कोई बड़ा आदमी बच्चों की तरह बिलख बिलख करके रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, क्योंकि वो उस समय पर क्या है, जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो तनाव वाली है। तब मेरा रिजल्ट आया था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा इसके अंदर मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ नहीं था, तो लिटरली मैं वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगी थी। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल से आप लोग समझते हो प्रतिगमन क्या होता है, कि भाई प्रतिगमन यानी अपनी पिछली अवस्था में लौट जाएंगे। जो आज की स्थिति में अगर क्या आ गया, तनाव आ गया, भाई जो बड़ा आदमी है वो आज क्या हो गया, उदास हो गया, उसके अंदर डिप्रेस है, तो बच्चों की तरह रोने लग रहा है, यानी वो अपनी पुरानी स्थिति में जो उसका पहले जो व्यवहार था उसमें पहुंच रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। नेक्स्ट है आक्रामकता। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया हो, तो वह क्या कहलाती है, आक्रामकता कहलाती है। भाई जिस चीज़ के ऊपर क्रोध है उसी के ऊपर क्रोध उतारो अपना। जिस व्यक्ति से आप गुस्सा हो उसी के ऊपर गुस्सा करो। मुझसे गुस्सा हो तो मुझी पे गुस्सा उतारो, तो वो क्या कहलाती है, आक्रामकता कहलाती है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति उपाय। इस व्यक्ति में व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। यदि किसी इच्छा की पूर्ति संभव न हो तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम बनावटी या अन्य तरीके से की गई पूर्ति क्षतिपूर्ति कहलाती है। ठीक है, भाई एक क्षेत्र है उसके अंदर सफल नहीं हो पाए तो दूसरे क्षेत्र से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जैसे कि भाई मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, मैं आपको भाई मैंने एग्ज़ाम दिया एसएससी का, तो एसएससी में क्या हुआ, मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो मैंने किसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, बैंकिंग की। सोचा कि भाई बैंकर बन करके खुश हो जाऊंगी, तो क्या किया, अपनी जो इच्छाएं थी उनको दूसरी डायरेक्शन में उनको मोड़ दिया, दूसरे क्षेत्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में तो क्या था कि भाई मुझे क्या बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो क्या करते हैं, भाई हम तो बैंक में पीओ बन करके ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्षतिपूर्ति उपाय। ओके, समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल देते हुए चल रही हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लास आप लोगों के लिए थोड़ी बड़ी ही हो जाएगी। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 ही था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्याजे के
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की कौन सी थ्योरी फ्रेंड्स? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ द कोग्निटिव स्ट्रक्चर, जो बेसिक यूनिट है कोग्निटिव स्ट्रक्चर की, जो संज्ञानवाद की, संज्ञानात्मक व्यवहार की जो बेसिक यूनिट है वो क्या करती है? जो इम्प्लीमेंटेशन में जो कोग्निटिव बिहेवियर है उसका इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? स्कीमा। आप लोगों ने स्कीमा, समंजन बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, ये सभी किससे रिलेटेड होते हैं? पियाजे की थ्योरी से। तो ये आपने नाम सुने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? बुद्धि से एक क्वेश्चन तो आ चुका था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है कि जो संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। संवेग को देखने, विचार में एकीकृत करने, समझने और प्रबंधित करने। तो इस तरह की जो परिभाषा है वो किसने दी है? जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 मेयर एंड पीटर स्लोवे। याद रखेंगे, मेयर एंड पीटर स्लोवे। अब आपको थोड़ा सा संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बता देती हूँ फ्रेंड्स। चाहूँ तो मैं इसमें मतलब चाहती तो ठीक भाई इसके अंदर आपको जीन पियाजे को भी कंप्लीट करवा पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा तबीयत का इशू है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी ना उसके अंदर आपको जीन पियाजे कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखिए जो संवेगात्मक बुद्धि है सर्वप्रथम किसने बताया था भाई? देखिए ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम पीटर सोलावे, जॉन मेयर ने यह विचार दिया था कि व्यक्ति को अपनी संवेगों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम किसने बताया है? पीटर सोलावे और जॉन मेयर ने, ठीक है। इन विचारों को सर्वप्रथम डैनियल गोलमेल ने लिखित रूप से अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को सजीव रूप दिया। अब वहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन था डैनियल गोलमेल, तो डैनियल जो गोलमेल थे उसके ऊपर गोलमैन, उसके ऊपर आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, जो संवेगात्मक जो बुद्धि वाला जो टॉपिक है, मतलब ये जो विचार थे, जो किसके विचार थे? पीटर सोलावे और जॉन मेयर के जो विचार थे उनको लिखित रूप दिया था। और उनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। उसमें क्या बताया गया था? संवेगात्मक जो बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, हमारी जो सफलता है उसके अंदर 80% संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता होती है। जो भी आदमी जिस भी काबिल होता है उसके अंदर जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका परसेंट कितना होता है? 80%। जो बुद्धि का मापन है वो किस तरह किया जाता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा किस क्वेश्चन के ऊपर आ गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि वाला जो परिभाषा है वो किसने की दी थी? मेयर एंड पीटर स्लोवे ने। और जो इसको लिखित रूप दिया था इन विचारों को वो डैनियल गोलमेल ने दिया था, और एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती मापन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? अभिवर्ती, ठीक है, एटीट्यूड, उसकी जो प्रत्यक्ष विधि है वो कौन सी नहीं है, ये बताना है इसके अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन क्या देखा हमने? साक्षात्कार, इंटरव्यू कैसी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, आमने सामने बैठ करके होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि नहीं पूछा है, प्रश्नावली प्रश्न किए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, ये तो नहीं होंगे। अवलोकन, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये भी प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण है, वो अभिवर्ती मापन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सीधे सिंपल पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थोंडाई के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है?
भाई घोड़े को क्या कर सकते हैं, पानी के पास ला सकते हैं, लेकिन वो पिए या ना पिए ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हम ज़बरदस्ती उसको नहीं पिला सकते। जिस तरह की मैंने आपके लिए क्लास बनाई है, मैं आपको बोल रही हूँ भाई आप इस तरीके से पढ़ो, तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। पढ़े ना पढ़े, बातें माने ना माने, वो आपका काम है, ठीक है। तो ये जो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जिसकी ये प्रतिपुष्टि करता है, उसकी जिसकी सत्यता को प्रकट करता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो उसको हम तत्पर कर सकते हैं, वो पिए ना पिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। आपको क्या दे रखे हैं, शिक्षण के स्तर पूछे हैं आपसे। अब थॉर्नडाइक आए हैं तो पहले आपको थॉर्नडाइक के बारे में बता देती हूँ। थॉर्नडाइक फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ना, थॉर्नडाइक की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। बिल्कुल ऊपर से बताने की कोशिश करूँगी, डिटेल में तो मैं आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी ना तभी पढ़ाऊँगी। ओके, एक सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे थॉर्नडाइक हुए थे उन्होंने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। 2 नियम कौन से थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कौन कौन से थे, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, इनको क्या कहा जाता है, मुख्य नियम कहा जाता है। तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। जो गौण नियम थे वो कौन कौन से थे, बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक अनुक्रिया का, सादृश्यता का, मानसिक विन्यास का, साहचर्य व्यवहार का, ठीक है। तो ये क्या थे, गौण नियम थे। जो तत्परता का नियम था उससे क्या होता है कि जब किसी प्राणी में कार्य के प्रति क्या हो जाए, तत्परता हो जाती है, तो उसको कार्य के करने के प्रति रुचि है वो अपने आप ही पैदा होने लगती है, और जिससे उसको कार्य में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जैसे कि अब आप लोग हो, आप लोग इस क्लास को पढ़ने के लिए रेडी हो, तत्पर हो, आपको मतलब एक्साइटमेंट हो रही है कि कब से मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करूँगी, आपके अंदर रुचि आ रही है। तो आप ऑब्वियसली जब आपके अंदर रुचि आने लगेगी तो आप उस कार्य में क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ओके, वुडवर्थ के अनुसार तत्परता से अभिप्राय मानसिक तैयारी से है, यानी आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो, भाई हमें एचटेट को क्रैक करना ही है, ठीक है। उपनियम, जो इसका उपनियम है वो क्या, पहला उपनियम क्या है, रुचि का नियम। जो तत्परता का नियम है उसका पहला उपनियम है रुचि का नियम, ठीक है, ये इसका उपनियम है। जो रुचि का नियम है, यानी इससे क्या पता लगता है, जो उसकी शैक्षिक उपयोगिता, देखो इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता क्या हुई, भाई उसकी ध्यान रुचि बढ़ने लगेगी, अभय प्रेरित होगा, वो मोटिवेट होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, नए ज्ञान सीखने के लिए उसकी तैयारी करेगा, ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाएंगे, उसके जो अंदर जो योग्यताएं हैं उसका हमें पता लगेगा, ठीक है, तत्परता के नियम से। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। भाई अभ्यास का नियम आपने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। तो जब कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी हो, आप कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन जब आप लोग लगातार प्रयास करोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाती है, ठीक है। इसका जो उपनियम है वो कौन सा होता है, उपयोग अनुपयोग का नियम। इससे बार बार जैसे मौखिक अभ्यास, दोहराना, वाद विवाद, ये सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी ना, तब बताऊंगी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया, मुख्य नियम कौन से होते हैं, गौण नियम कौन से होते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अभी यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हुए चलूँगी तो, और तबीयत का वैसे ही इशू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। अब आपको क्या बताना है कि भाई इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बेसिक लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इनमें से कौन सा नहीं पूछा है आपसे। तो मेमोरी लेवल बिल्कुल होना चाहिए शिक्षण का स्तर, समर्थी स्तर पर। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव, आपके अंदर चिंतन, भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन पूछने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसका कौन सा स्तर नहीं होता, बेसिक लेवल, उसका कोई स्तर नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक लेवल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रोन फेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। जो ब्रोन फेन ब्रेनर हुए हैं उनका जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से जो मतलब सिस्टम बताए थे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स उन्होंने क्या लिया था, मान लो ये कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो चाइल्ड के जो बाहर वाला सिस्टम था, सबसे बिल्कुल बाहर वाली जो परत थी वो कौन सी मानी थी उन्होंने, माइक्रो सिस्टम। कौन सी मानी थी, माइक्रो सिस्टम। फिर क्या था, मीजो सिस्टम। क्या था, मीजो सिस्टम। नेक्स्ट क्या था,
एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट क्या था, एक्सो सिस्टम। ये उन्होंने मतलब जो उसका बच्चा जो होता है ना किस तरह से इंटरेक्ट करता है तो वो बताया था। सबसे पहले चाइल्ड, उसके बाद माइक्रो, मीजो, एक्सो, उसके बाद कौन सा आया था, मैक्रो सिस्टम। कौन सा सिस्टम था, मैक्रो सिस्टम। और जो लास्ट में था वो कौन सा था, क्रोनो सिस्टम। कौन सा सिस्टम था, क्रोनो सिस्टम। नाम याद रखेंगे तो देखिए माइक्रो, मीजो, एक्सो और मैक्रो और क्रोनो। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं था, माइनर सिस्टम जैसा कोई भी बात नहीं थी। सबसे पहले क्या था, माइक्रो था, फिर मीजो था, फिर एक्सो था, फिर मैक्रो था, फिर क्रोनो था। तो माइक्रो सिस्टम जो होता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर कौन से आएंगे, जो सबसे पहले बच्चे का जो परिवार होता है, मित्र होते हैं उसके, दोस्त वगैरह, स्कूल वगैरह, तो ये सब किस में आते हैं, माइक्रो सिस्टम में। बच्चे का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा मीजो सिस्टम था कि भाई बच्चों के जो भी मतलब बच्चों के जो टीचर वगैरह होते हैं उनका जो असर वगैरह होता है, तो जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सब किस में आता था, मीजो सिस्टम के अंतर्गत आता था। उसके बाद एक्सो सिस्टम में भाई उसके जो मम्मी पापा है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, मास मीडिया, हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सो सिस्टम के अंदर। मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत रीति रिवाज, कल्चर, ये मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत थे। और क्रोनो सिस्टम में क्या आ जाता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आता जा रहा है, ठीक है। भाई पहले क्या थे, कीपैड वाले फ़ोन थे, अब क्या है, बच्चा जन्म होते ही टच वाले फ़ोन चलाने लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है आपको। जो विलियम मैकडूगल हुए हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं 14 प्रकार की, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कौन कौन सी है। तो पहले से आपको इनमें से ऑप्शन निकालना है कि कौन सा नहीं है। क्रोध का क्या बताया है, निवृत्ति, अधिकार का, संग्रह, आश्चर्य का, जिज्ञासा, भय का, पलायन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्रोध का निवृत्ति नहीं आएगा, क्रोध का निवृत्ति नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्रोध निवृत्ति। जबकि अधिकार संग्रह होता है, आश्चर्य जिज्ञासा होती है, भय पलायन होता है। ये आपको याद रखनी है। ये तो क्या है, संवेग है, और ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है, इमोशन और उसके मूल प्रवृत्ति। विलियम मैकडूगल ने जो 14 प्रकार के संवेग व जो मूल प्रवृत्ति बताए हैं उसके अंदर जो क्रोध है उसका जो सही आंसर क्या है वो क्या होगा, क्रोध का युयुत्सा। क्रोध का क्या होगा, युयुत्सा। ओके, भय का पलायन। भूख लिख लीजिए आप लोग, भूख, भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण। स्वामित्व, स्वामित्व संग्रह, जैसे अधिकार का संग्रह, स्वामित्व संग्रह। आश्चर्य, आश्चर्य से जिज्ञासा, जिज्ञासा। वात्सल्य, पुत्रेच्छा, वात्सल्य पुत्रेच्छा। आमोद, हास्य। घृणा, निवृत्ति। आत्महीनता, दैन्यता। एकाकीपन, सामूहिकता, कामुकता, कामवृत्ति। कीर्तिभाव, रचनात्मकता। करुणा, शरणागति। आत्माभिमान, गौरव। तो ये 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां, संवेग व मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। किशोरों का सामाजिक विकास करना है तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए, समाजीकरण पर चर्चा, सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन, सामाजिक संबंधों पर वृत्तचित्र। तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है 13 नंबर क्वेश्चन का, वो सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटी है उससे क्या होगा, जो सामाजिक विकास है वो सबसे अच्छा मतलब उपयोग, वो क्या है, अच्छा तरीका है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 14 का, वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक। सम्मान की आवश्यकता, भाई सम्मान चाहिए, समाज में रहना है, सम्मान समाज के लिए तो चाहिए हमें, तो वो कैसी आवश्यकता है, सामाजिक, ना कि वो व्यक्तिगत है, ना वो बौद्धिक है, ना ही वो संवेगात्मक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ना 14 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊँगी उसके अंदर मैं आपको इसी के अंदर मैंने इसी फाइल में ऐड किया हुआ है कि जो मैस्लो हैं उन्होंने किस प्रकार से जो आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत बताए हैं सभी मैंने डिवाइड कर रखे हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है, काफ़ी बहुत कुछ सारा मटेरियल है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा पाऊँगी, अभी मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 15 करवा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना, जो मैंने आपको
टॉपिक बताए थे। तो सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे मेरे बताए गए टॉपिक से बाहर चल लग रहा है कि बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 15 का, वो क्या हो जाएगा 4। पूछो व अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। ठीक, तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। साथ में जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी उसके अंदर आपको ना ये सभी चीज़ें करवाऊँगी। देखो मैंने इस फाइल में ना ऐड कर रखी थी सारी चीज़ें, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैंने इस फाइल को मतलब बनाया था। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत का इशू है तो मैं अभी नहीं करवा पाऊँगी। देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे सारे उसी से रिलेटेड है। ठीक है, TAT वगैरह, प्रक्षेपी है, प्रक्षेपित समाज मिति, उसके बाद जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है वो भी इसी के अंदर ऐड है, तो वो भी करवाना है। उसके प्याजे का, कोलबर्ग का, ठीक है, थॉर्नडाइक का तो मैंने करवा दिया, थोड़ा थोड़ा आपको उसको डिटेल में और करवा देंगे। तो ये काफ़ी टॉपिक हैं जो आपको मुझे आगे करवाने हैं। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तब उनको डिटेल में करवाऊंगी, तब मैं आपको करवा दूंगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि भाई हाँ, मुझसे कुछ लोग पढ़ करके बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोगों का भी एचटेट क्लियर हो, आगे आप लोगों की जॉब भी लगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बतानी है। हिंदी इंग्लिश की भी आप लोगों के लिए इसी तरह की क्लासेस डिज़ाइन की जाएँ या नहीं की जाएँ, ये भी बताना। इंग्लिश और हिंदी की इसी तरह से डिटेल में टॉपिक करते हुए अगर हम चलें तो कैसा रहेगा इंग्लिश और हिंदी के। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आप